Everyone, can you hear me? Yes, sir. Good. ओके ओके, तो देखिए हम लोग लास्ट एग्जांपल कर रहे थे, डाइल्यूट H2SO4 कर रहे थे, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दोनों किया था ना। हेलो, डाइल्यूट Yes, sir. H2SO4, हाँ सर, विथ प्लेटिना में लगते हो। जब डाइल्यूट रहेगा तो आपका दूसरी लैंग्वेज ये रहेगा लो करेंट डेंसिटी, ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, लो करेंट डेंसिटी। ठीक है, तो डाइल्यूट में बहुत आसान है, डाइल्यूट में तो कुछ था ही नहीं, H2SO4 है, कम्प्लीटली आयोनाइज होगा, H प्लस NSO4 2 माइनस, वाटर भी है तो यहाँ वाटर ही का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन। ओके खसपेल, तो कैथोड पर एनोड पर कौन जाएगा बताओ? सल्फेट और वाटर में वाटर ही जाएगा, क्योंकि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। याद है ना, मैंने कहा था ना जब डाइल्यूट रहे तो अमाउंट को देख लो। हाँ यस, अमाउंट को देख लीजिए, ऐसे भी वाटर ही जाता और अमाउंट की वजह से भी वाटर जाएगा। ठीक है, हाँ कैथोड पर तो H प्लस जाएगा ही, इसमें तो कोई है, चाहे वाटर लिख दीजिए या H प्लस लिखिए, फतवा बराबर है, H2 ही गैस बनेगा। मैंने आपको सिखा दिया था कि प्रोडक्ट इसमें है O2 और H2 बना। क्लियर है, कॉन्सेंट्रेटेड रहे तो उसमें भी अमाउंट को देखिए, तो ये हमने आपको बता दिया था। अब उसके बेसिस पर दूसरे, हाँ कोई डाउट है आप खसपेल? हाँ ओके, अब देखिए और समझा देता हूँ मैं, डाइल्यूट NaCl विथ प्लेटिना। जब डाइल्यूट NaCl विथ प्लेटिना में इलेक्ट्रोड रहे तो आप डायरेक्ट बताइए एनोड पर किसकी जीत होगी, क्लोराइड की कि वाटर की? जल्दी बोलो सारे लोग। क्लोराइड। नो नो, जब डाइल्यूट है तो अमाउंट को देखेंगे वाटर। खसपेल तुम बहुत कंफ्यूज रहते हो, एक्वस NaCl रहता देन क्लोराइड ड्यू टू ओवर वोल्टेज। ओके, क्यों? डाइल्यूट कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है, मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाता है कंसंट्रेशन से। अरे याद है सबको? हेलो, यहाँ Yes, वाटर, sir. हाँ वाटर ही का ऑक्सीडेशन होगा। कोई कहेगा क्लोराइड, तो कहिए नहीं डाइल्यूट है, डाइल्यूट की वजह से, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड रहा, इसलिए मैं जानबूझ के लिखवा दिया था एक्वस रहेगा देन क्लोराइड आयन की जीत होगी ड्यू टू ओवर वोल्टेज। अब देखो कैथोड पे Na प्लस और वाटर में वाटर ही जाता है ऐसे भी, और डाइल्यूट की वजह से भी वाटर ही जाएगा। यहाँ पर भी वाटर ही का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर ही का रिडक्शन होगा। समझ में बात आई हाँ या ना? तो आपके पास प्रोडक्ट हो गया O2 गैस एंड H2 गैस। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना? Yes, sir. देखो एकदम अच्छे से, कंसंट्रेटेड NaCl, फिर एक साथ मैं लिखवाऊंगा कंसंट्रेशन NaCl विद प्लेटिनम। आप डायरेक्ट बोलो एनोड पर किसकी जीत होगी? एनोड पर क्लोरीन, क्योंकि कंसंट्रेटेड NaCl का मतलब मोर Na प्लस और मोर Cl माइनस है। अरे बोलो हेलो एवरीवन। हाँ Yes, sir. लीजिए, तो अब क्लोराइड आयन का ऐसे भी होता और ऐसे भी हो रहा है। कैथोड पर किसकी जीत होगी जल्दी बताओ? जोर से बोलो सारे। हाँ सोडियम ही की जीत होगी, वाटर का नहीं हो पाएगा अब यहाँ पर। क्यों? भाई कंसंट्रेटेड होने की वजह से। सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. एक्वस NaCl होता देन वाटर की जीत होती और एनोड पर तो क्लोराइड ही होता। ये सब याद रखिए, इसलिए मैंने लिखा चुका था फैक्टर अफेक्टिंग द क्राइटेरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें लास्ट फैक्टर था कंसंट्रेशन। जितनी बातें थी वो एक्वस के लिए थी, विथ हायर SRP कैथोड, हायर SOP एनोड। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का वाटर के साथ मुकाबला हो तो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ही की जीत होगी एनोड पर, लेकिन दिस इज वैलिड फॉर एक्वस। अगर डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड तो और आसान ट्रिक्स हो गया, डाइल्यूट वाटर, वाटर ही का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। कंसंट्रेटेड तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसी की जीत होगी, केटायन की भी और एनायन की।
कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में अमाउंट को देख लो, क्योंकि ऐसा क्यों देखते हैं, यहाँ एसआरपी क्यों नहीं देखते हैं, वो यहाँ भी एसआरपी देखते हैं। ये शॉर्ट तरीका है, क्यों, कंसंट्रेशन चेंज होने से एसआरपी भी चेंज हो जाती है। बताइए अब आपको अच्छे से आया कि नहीं आया, बता दीजिए मेरे भाई लोग। सर आ रहे। गुड गुड गुड, चलिए लिखिए, ये तो लिख ही लिया था आपने, बस एक नया वर्ड लिख दीजिए डाइल्यूट H2SO4 में, दूसरा लिखा देगा लो करंट डेंसिटी, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर लीजिए। ऐसे ये लिख चुके हैं आप शायद, है ना, ये लिख चुके हैं ना, हाँ, आप बस लो करंट डेंसिटी लिख दीजिए। चलिए ये स्लाइड हो गया, ये स्लाइड लिखिए। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। डाइल्यूट कंसंट्रेटेड में हम अमाउंट को ही देखेंगे, अमाउंट को ही देखेंगे। Sir, last slide. स्लाइड Done, sir. Done, sir. अब देखिए एक तो बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। अगर आपको कोई कह दे एक्वस NaCl सॉल्यूशन विथ Hg, अब तक प्लैटिनम था Hg। देखिए Hg का कंसेप्ट याद रखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, कॉम्पिटिशन में आएगा क्या, आ भी चुका है, गौर से सुनिए। एनोड पर सिंपल है, क्लोराइड आयन की जीत होगी ड्यू टू ओवर वोल्टेज, याद आया सबको, हाँ या ना? यस सर। कैथोड पर वाटर की जीत होनी चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं होगी, क्यों, Hg अटैकिंग इलेक्ट्रोड, अमलगम बना लेगा, सोडियम है, जब अमलगम है Hg क्या करेगा, सोडियम को तेजी से खींच लेगा, अमलगम बनाने की टेंडेंसी ज्यादा, यू नो अमलगम, अरे बोलिए ना, अमलगम मरकरी के साथ बनता, पढ़ा है ना 9th 10th में, सोडियम अमलगम, या दिस इज वेरी वेरी, तो मैंने लिखवाया था पिछले क्लास में कल ही, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करता है, अमलगम बन जाएगा। दो केसेस में, 3 केसेस में अमलगम, आयरन के केसेस में, प्लैटिनम के यह अमलगम नहीं बनाता, बाकी तमाम मेटल, निकल NiCl2 भी लेते, ऐसे निकल ही की जीत होगी, लेकिन निकल अमलगम भी बन जाएगा। और IT का क्वेश्चन है कितना अमलगम बना, जब फैराडेज लॉ में पढ़िएगा, तो जब Hg इलेक्ट्रोड दे दे तो सुन लीजिए सारे लोग, अरे सबका कान खुला हुआ है कि नहीं, दिमाग भी खुला हुआ है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, हेलो एवरीवन, हाँ, तो ये सोडियम अमलगम मिक्सचर है ना, अमलगम बना लेगा, एकदम अमलगम बना लेगा, डिपॉजिट अमलगम बना लेगा।
खींच लेगा ये बिहारी, सोडियम अमलगम। दिस इज वेरी वेरी, तो देखिए NaCl का एक्वस NaCl विथ प्लैटिनम, तो क्लोरीन और O2 था। डाइल्यूटेशन NaCl कुछ और प्रोडक्ट बना, कंसंट्रेटेड NaCl कुछ और प्रोडक्ट बना, एक्वस NaCl विथ Hg, 4 केस, चारों में प्रोडक्ट डिफरेंट है। अरे बातें समझ में आ रही हैं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. All. Yes, sir. हाँ, ये याद रखिए, सोडियम डिपॉजिट्स एट Hg इलेक्ट्रोड, याद रखिए। due to amalgam forming ability, due to amalgam forming ability, ये स्कूल में नहीं पूछेगा, फॉर्मिंग एबिलिटी, फॉर्मिंग एबिलिटी। सारे केस तो बड़े बहुत आसान केस सब है। अमलगम एबिलिटी, तो अमलगम जहां पर भी रहेगा, NiCl2 विथ Hg, निकल अमलगम। कॉपर सल्फेट विथ Hg, ऐसे भी कॉपर ही की जीत होती, कॉपर अमलगम। लेकिन यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सोडियम को नहीं बनना चाहिए था, लेकिन सोडियम अमलगम। बाकी में तो Ni निकल तो कोई ऐसे भी जीत थी, अमलगम की, तो अमलगम Hg रहेगा तो कैथोड पर अमलगम बनने की टेंडेंसी होगी, याद रखो। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता दो भाई, लोग बताते नहीं हो यार, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. All. आगे बढ़ें। यस सर। अब हम केस सेकंड डिस्कशन करेंगे। अब तक जितना था वो इनर्ट इलेक्ट्रोड था, अब है एग्जाम्पल ऑफ, इसमें तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब होता है, मेरे साथ साथ लिखिए, द इलेक्ट्रोड विच themselves takes part in oxidation and reduction is called active electrode. Active electrode जो themselves, इसकी क्या पहचान है वो मैं बताता हूँ, पहले लिख लीजिए। एक्टिव इलेक्ट्रोड लिख लिया साइंटिस्ट? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. मानस जोशी लोग आए हैं भाई, कहाँ थे भाई? मानस जोशी भाई, अरे हर्षित तुम कहाँ चले गए थे भाई? लो भाई पहला स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यस सर, सर स्कूल की एक मीटिंग चल रही थी। अच्छा, संडे भी नहीं आए थे मानस आप? स्क्रीनशॉट ले लिया? 1 2 3 हर्षित, मानस। यस सर। ये लीजिए। ये है Hg इलेक्ट्रोड, मरकरी के साथ हर्षित अमलगम बन जाता है। लिख लिया सारे लोग? चलो अब आइए एक्टिव इलेक्ट्रोड। द इलेक्ट्रोड विच themselves टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन। इसकी पहचान ये है, जैसे पहला एग्जांपल लिखिएगा नहीं अभी, आपको कैसे पहचानेंगे एक्टिव है? AgNO3 विथ सिल्वर, जिसका सॉल्यूशन लिया वही का मेटल लिया। कॉपर सल्फेट विथ कॉपर, निकिल नाइट्रेट विथ निकिल। अरे बोलिए ना, सबको समझ में आया एक्टिव की पहचान? यस सर। सर हाँ सुनिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विथ कॉपर, आप समझ जाएंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड। इसमें दो बातें, मैं पहले एग्जांपल को डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद इसमें खास बातें भी आएंगी।
देखिए कॉपर सल्फेट आयंस में ब्रेक हुआ Cu+2 SO4 2-। पहला एग्जांपल है, डिटेल में समझते हैं, उसके बाद आप जल्दी से आंसर दे पाएंगे। H+ एंड OH-। अब आप बताइए कैथोड पर एनोड पर कौन कौन जा सकता है, बताओ। एनोड पर सल्फेट और वाटर में कौन जाएगा, जल्दी बताओ। वाटर जाएगा कि सल्फेट जाएगा? वाटर। वाटर। तो ठीक है, अभी लिखिएगा नहीं। H2O O2 + 4E + 4H+। मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ, कल मैंने लिखवाया था आपको, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था -1.23। और कॉपर भी जाएगा, क्यों? जब एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो उसका भी तो ऑक्सीडेशन होगा। अरे बोलिए ना, हेलो, ये देखिए ना डिफिनेशन। Yes, sir. यस यस, Cu+2 + 2E, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.34 रिडक्शन होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस। तो बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा कि वाटर का, जल्दी बताओ। कॉपर। कॉपर। कॉपर ही का ऑक्सीडेशन है। पहले एक एग्जांपल को मैं डेटा के साथ समझा देता हूँ कि कोई तुम्हें कंफ्यूज ना कर सके, वरना मैं तो एक लाइन ही में आंसर लिख देता। इसका आंसर देना बहुत आसान है। तो प्रीफर्ड रिएक्शन कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। ये इसका एग्जांपल आएगा तुम्हारे पास मेटलर्जी में। बेसिकली ये जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर विद कॉपर इलेक्ट्रोड, बेसिकली ये इलेक्ट्रोलिसिस है भी नहीं, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का एक मेथड है। जो आप मेटलर्जी चैप्टर पढ़ेगा इनऑर्गेनिक में, या 9th 10th में पढ़ा होगा आपने। मेटल का जब मिनरल से एक्सट्रैक्शंस करते हैं तो लास्ट स्टेप होता है कि उसके इम्प्यूरिटीज को हटाते हैं, तो उसमें हम यही करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब आइए कैथोड पर, फिर हम आपको अच्छे से लिखवाएंगे, और से सुनिए। कैथोड पर आपको मालूम है कि कॉपर ही जाएगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस Yes, sir. Yes, sir. तो बस आप एक रिजल्ट याद रख लीजिए, मैं लिखवाऊंगा। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड हो तो उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिएक्शन, कोई मुकाबला नहीं। डेटा से भी साबित हो गया, वाटर का रिडक्शन कम होता ही है कॉपर से। AgNO3 विद सिल्वर, सिल्वर का ऑक्सीडेशन, सिल्वर का रिडक्शन। निकिल नाइट्रेट विथ निकिल, निकिल का ऑक्सीडेशन, निकिल का रिडक्शन। तुम चेक भी कर लेना। तो मेरे कहने का मकसद ये है, कंक्लूजन ये हुआ कि ये जो कॉपर है ये प्योर कॉपर है। नेट जो तुम रिएक्शन लिखोगे तो Cu में ही कन्वर्ट हुआ, तो एनोड वाला जो कॉपर था वो इम्प्योर था, और ये कैथोड पर जो मिला वो प्योर मिला। जैसे तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोलिसिस में 9th 10th के, लखमीर सिंह, मंजीत कौर में शायद तुम पढ़े होगे कि ये एनोड है, ये कैथोड है, और मान लो ये कॉपर इम्प्योर है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, सॉल्यूशन में गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और जो इम्प्योरिटीज होती है इसके नीचे बैठ जाती, जिसको एनोड मड कहते हैं। याद आया कुछ? यस सर। Yes, sir. हाँ, Sir. एनोड, Yes, sir. Yeah. हाँ एनोड मड हो गया। ये आपके 12th में भी है, मेटलर्जी में पढ़िएगा, छोटा सा चैप्टर इनऑर्गेनिक का, सरफेस केमिस्ट्री के बाद। एनोड मड हो गया। अब यही Cu+2 जाकर डिपॉजिट, तो जितना इम्प्यूरिटीज, अब ये कॉपर जो यहाँ मिला ये प्योर कॉपर मिला, तो वही है ये प्योर, ये इम्प्योर। इसमें अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन बनाया। याद कीजिए कल के क्लास में हम लिखते थे ना कि आफ्टर एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन कहीं पे एसिडिक हो रहा था, किसी में बेसिक हो रहा था, पीएच की वैल्यू चेंज हो रही थी। यहां पर आपसे देगा, गौर से सुनिए। इफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, गौर से सुनिएगा अच्छे से, इफ एक्टिव इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, गौर से सुनिएगा और समझिएगा, देन दैट metal is oxidized and deposition of same metal ion takes place at cathode। और आगे का लाइन देखिएगा, at cathode in such manner that there is no change in the constant, that there is no change
in concentration of solution after the end of the electron. कोई चेंज नहीं होगा ना, एसिडी को पहले जैसे था पहले वैसे, खुद को कॉपर आया, कॉपर से तो सल्फेट पहले भी उतना ही था, उतना ही है आफ्टर एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? अरे बोलिए ना, आया समझ में? हेलो Yes, sir. Yes, sir. कल वाले लेक्चर में नहीं देखे थे कि कहीं पर एसिडिक हो रहा था, एज पर न्यूमेरिकल देगा, जानते अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा, लिखिएगा नहीं 100 ml ऑफ, फंसाएगा आपको क्वेश्चन में 3m सॉल्यूशन ऑफ निकिल नाइट्रेट is electrolyzed with nickel electrode. Calculate the molarity after the end of electrolysis. Molarity after the end of electrolysis, तो आप सेम 3n ही लिखेंगे आंसर। और सर अगर इनाट होता तो फिर वहां निकालना पड़ेगा, वहां चेंज हो जाएगा, वो फराडेज लॉ में करेंगे न्यूमेरिकल। अभी तो हम क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं, एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का ये रिमेन सेम 3m ही आंसर। बस आपको पहचानना है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड, अगर यहाँ पीटी दे देता तो फिर 3m नहीं होता। चलिए एक्टिव इलेक्ट्रोड का सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। बोलिए AgNO3 विद सिल्वर, AgNO3 विद सिल्वर, तो सिल्वर ही का ऑक्सीडेशन, सिल्वर का ही रिडक्शन। निकिल नाइट्रेट विद निकिल, निकिल का ऑक्सीडेशन, निकिल। तो एक्टिव में कोई ये नहीं है आपको। हेलो मानसविन, हाउ आर यू? Idea, sir. ऐसे मीटिंग में थे, स्कूल के मीटिंग में थे आप? Yes, sir. गुड गुड, वेरी गुड। अभी आप रुक जाइए 2 मिनट। Answer. Has everyone noted down this slide? Yes, sir. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. If active electrode is used, then that metal is oxidized and deposition of same metal takes place at cathode, oxidized at anode. लिख लीजिए at anode, deposition of same metal takes place cathode in such manner that there is no change in concentration of solution after the end of electrolysis.
लिख लिया तो बताइए। ये साइंटिस्ट लिख लिया। Yes, sir. sir. वेरी गुड। अब सुनिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा। ये था पूरा टॉपिक था आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस खत्म। अब नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबको समझ में आएगा? लिखिए सारे लोग लिखिए क्वांटिटेटिव। इस पर भी जी मेंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल पर आते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और बोर्ड लेवल पर भी आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसका मतलब हुआ अभी इस वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग कितना बना। पहला पढ़ा क्या बना, अब पढ़ेंगे कि इट इज गिवन बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज गिवन बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लिख लिया कि नहीं? जल्दी बोलिए। तो फैराडेज ने क्या कहा? पहला लॉ, पहले लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लेंगे फिर हम बाकी बातों को एनालाइज। पहले स्टेटमेंट फिर उसके बाद लिख लिया। पहले बताइए सारे लोग यहाँ तक। Yes, sir. ये फर्स्ट लॉ बहुत आसान है कि भाई आपने ये पढ़ लिया ना कि भाई बैटरी जो है जितना चार्ज देगी, ये जो आपने बैटरी पढ़ा ना, बैटरी जो लगाया, ये जितना चार्ज ट्रांसफर करेगा, चल जैसे आपने मोल्टेन NaCl लिया मान लीजिए, तो Na प्लस कहाँ जाएगा? कैथोड पर, Cl माइनस जाएगा एनोड। ठीक है भाई, ठीक है। चार्ज क्या, ये जो बैटरी से चार्ज क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। ये तो दिखने में ना एक Na प्लस लग रहा है, बहुत सारे Na प्लस Cl माइनस। तो जितना चार्ज पास कराओगे उतना सोडियम के आयन कैथोड की तरफ जाएंगे कि नहीं? जल्दी बोलो। मोर Na प्लस। हम तो एक दिखाते हैं ना बोर्ड पर, रिएक्शन को दिखाने के लिए एक Na प्लस दिखाते हैं। सही सही गवाही दीजिए ना, ऐसे तो बहुत सारे Na प्लस जा रहे होंगे। तो जितना तुम चार्ज दोगे और Na प्लस जाएगा। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है, द मास डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, चाहे एनोड पर जाए या कैथोड पर जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज। जो बैटरी जो ऊपर दे रही है चार्ज एनर्जी देता है, आयंस एनर्जी को लेके और जाएगा, जाओ और सब कुछ हो सकता है। कम चार्ज दोगे तो कुछ जाएगा, कुछ सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। पहला लॉ है द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। कॉमन सेंस है, जितना चार्ज पास कराएंगे उतना मास डिपॉजिट होगा। पहला लॉ सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे आएंगे, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल आएंगे। इस पर मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा। इस पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होगी। मैं क्या बताऊं आपको। और लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए फर्स्ट लॉ समझ में आया कि नहीं? ये पहले बताएं। आसिया, यशवर्धन, हर्षित सब लोग बताएं, मानसविन भी बताएं। Yes, sir. देखिए द मास डिपॉजिट, हाँ एकदम बेसिक से पढ़िए, आपको बोर्ड लेवल पर आएगा। फैराडेज फर्स्ट लॉ लिखिए, द मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड
लिख लिया तो बताइएगा साइंटिस्ट लोग। लिख लिया। बहुत अच्छे। तो देखिए मैथमेटिकल फार्मूला ये आया, द मास डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, m इज इक्वल टू z, और m इज इक्वल टू z और करंट इनटू टाइम। पढ़ा है ना IT, चार्ज इज इक्वल टू IT। z क्या है, अभी हम इसकी डिफिनेशन भी लिखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर हम चार्ज 1 कूलम की ले लें तो mz के बराबर है। याद रखिए द मास डिपॉजिटेड, एकदम उसी तरह डिफिनेशन है जो अभी लॉ लिखा, या लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड then 1 coulomb charge is passing through an electrolyte solution। ये ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉन, द मास डिपॉजिट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, 4 ऑप्शन करके पूछ सकता है। याद रखिएगा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। पहला लॉ हुआ न्यूमेरिकल सप्लाई। लिख लिया सारे लोग। लिख लिया। लिखिए, बताइए हो गया। यस सर। Yes, sir. अच्छा, फर्स्ट लॉ के बेसिस पर कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट लॉ के बेसिस पर देखिए हमने आपको सिखाया, अच्छे से आप समझिएगा। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। अच्छे से देखिएगा, ये हमने आपको मोल कंसेप्ट में बताया था और अभी गिब्स एनर्जी में बताया था। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट होता है ना, आया ना, बताया था ना, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाइड करके जो आता है वो आपको आ गया फैराडेज कांस्टेंट। सच बताइए, पढ़ा चुका हूँ हाँ या ना? Yes. यस सर। जानते हैं इस पार्ट के न्यूमेरिकल का ये की टॉपिक है। एनसीईआरटी में इसमें 7-8 न्यूमेरिकल है लगातार। चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इस देखिए डिफिनेशन पर जाना है, 96500 तो याद होना ही चाहिए। चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और याद कीजिए 11th में मैंने कहा था मोल की 3 मीनिंग होती है, मास, वॉल्यूम, नंबर। याद आया सब कुछ जो ट्रायल लिया था आप लोगों ने? हाँ, इसलिए फैराडेज कांस्टेंट अभी न्यूमेरिकल देखिएगा, कहेगा कितना चार्ज पास किया, कितना मास डिपॉजिट हुआ, कितना वॉल्यूम ऑफ द गैस लिबरेट हुआ एटम। उसका रीजन है,
जिसके डिफिनेशन में शामिल है 1 मोल। तो फ्राडेस कांस्टेंट की वैल्यू तो याद रखना ही है 965। ये क्या है? तो चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, और से सुनिएगा अच्छे से। पहले यहाँ तक लिखिए, मैं इस पर एक फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ, पहले लिखिए आप। डन। अब सुनिए, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, Al+3 3 इलेक्ट्रॉन, देखते रहिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Al मिल गया। ये 1 मोल है, मतलब 27 ग्राम है। बताओ 27 ग्राम डिपॉजिट होने के लिए 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देना पड़ा कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। तो हम Yes, sir. यहाँ पर लिख सकते हैं 3f। और से सुनना, लिखना मत, अभी लिखना नहीं है, सुनो अच्छे से। 3 फराडे जब आपने पास किया तो आपको 27 ग्राम मिला। तो बताइए 1 कूलम जब पास करेंगे तो कितना मिलेगा? 27/3 इंटू 96500। अरे बोलिए सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप यहाँ से फार्मूला निकाल लिया, जानते हैं क्या निकाला? द मास डिपॉजिट और लिबरेटेड ऑटोलॉग 1 कूलम चार्ज। जब 1 कूलम चार्ज पास किया तो इतना मास डिपॉजिट हुआ, तो ये Z के बराबर हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अरे बोलिए ना भाई, हेलो हेलो हेलो। Yes. अब सुनिए, अब नया ही बात सुनिए, अच्छे से सुनिए ना। तो Z का एक फार्मूला आ गया। 27 क्या है? Al का मोलर मास है, मोलर मास। 3 क्या है? n फैक्टर, ओ माय गॉड, ये क्या है? 965। और मोलर मास बाय n फैक्टर को इक्विवेलेंट मास भी कहते हैं। बोलो बोलो ना यार। Yes, हेलो sir. एवरीवन, यस। तो Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास बाई 96500, मतलब Z इज इक्वल टू E बाई 96500। इसको इक्विवेलेंट मास कहते हैं। इक्विवेलेंट मास का फार्मूला 11 में बताया था ना, मोलर मास बाई n फैक्टर। अरे बोलिए बोलिए बोलिए। Yes, sir. हाँ, पहले फार्मूले से आ गया m इज इक्वल टू ZQ। पहले फार्मूले से आ गया है EIT बाई 96500। नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. माशाल्लाह, वेरी गुड। एक चीज से मैंने बहुत सारी चीज प्रूफ की। देखिए, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो बताइए। हेलो एवरीवन। एक और कंसेप्ट में से मैं बहुत सारे तरीके से समझाऊंगा, पहले तो ये फॉर्मूला हो गया। एक और चीज मैं समझाना चाहता हूँ आपको, लिखिए। तो 1 कूलम चार्ज से जो मास डिपॉजिट हुआ उसको हम Z दें, तो Z को हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास बाई 96500।
लिख लिया तो बताइए। डन सर। डन सर, डन एवरीवन डन। यहाँ से फॉर्मूला लिख लीजिए, z is equal to e by this। क्लियर, सुनो क्या कर लो। यस सर। अच्छा, एक तो ये है, एक और मैं चीज कंसेप्ट समझाता हूँ सारा कुछ। 9 कूलम पास किया तो 1F के बराबर हुआ। 1 कूलम चार्ज किया तो कितना फराडे हो जाएगा? 1/96500 फराडे हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। Q कूलम चार्ज पास किया तो Q/F फराडे हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. याद रखो, नंबर ऑफ फराडे is equal to Q/965। अब सुनो, अच्छे से सुनो, पहले इसको लिखो। मैं न्यूमेरिकल में क्या इस्तेमाल करना है वो सब मैं सिखाऊंगा। क्लियर? लिख लिया? मानस जोशी, मानस विन, सब लोग आसिया, सब लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। देखिए, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा m इज इक्वल टू, तो बताओ मास बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू IT बाय 96500 कूलम हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो। इसको लिख सकते हैं यहाँ से, बोलो हाँ या ना। यस सर। अब तुम 11th में पढ़ चुके हो, यहाँ पर जगह की कमी है। 11th में पढ़ चुके हो, मास बाय इक्विवेलेंट वेट को कहते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलो तो इससे बहुत सारे रिलेशनशिप आएंगे। तो न्यूमेरिकल में कभी या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोलो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फराडे। ये होगा। इससे साबित ये हुआ कि अगर तुम 1 फराडे का चार्ज पास कराओगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही मास डिपॉजिट होगा। मेरी बात सुनो, 1 फराडे चार्ज पास कराओगे, क्योंकि देखो यहाँ से प्रूफ हो गया ना, मास बाय इक्विवेलेंट मास को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। IT बाय 965, Q को IT लिख सकते हो, तो IT बाय 965 को नंबर ऑफ फराडे लिख सकते हो कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलिए। इट मीन्स, ये याद रख लो, जब भी न्यूमेरिकल हमें करना होगा, इसमें कितना मास डिपॉजिट हुआ कुछ नहीं याद करो, जल्दी करो जल्दी से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फराडे। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मास बाय इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ फराडे क्या होता है? Q बाय 96500। हम इसको सॉल्व करके हम इससे सारी चीजें निकालें। हमने तो इस तरह लिख दिया है ना फर्स्ट लॉ के बेसिस पर, कहाँ जाइए हम, लेकिन इस तरह कर लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ फराडे। और याद कीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 3 याद रखिएगा। मास बाय इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर 11th में बताया था, और नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तीनों पर कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा। राइट साइड फिक्स रहेगा, लेफ्ट साइड m बाई e, या नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, या नहीं तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम।
इज इक्वल टू दिस। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं, समझ में आया? तो Yes, sir. कितना Yes. अब Yes, sir. इस फार्मूले से तुम्हें कुछ भी कहे, मास निकालने को कहे, टाइम निकालने को कहे, कुछ भी तुम्हें कहे, तो हम क्या, कुछ भी नहीं, जो भी क्वेश्चन रहेगा नहीं बन पा रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्राइडे, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्राइडे। नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट को तीन तरीके से लिख सकते हैं, मास बाय इक्वलेंट मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। दूसरा नंबर ऑफ फ्राइडे राइट साइड फिक्स रहेगा Q by 9650 लेकिन बोर्ड में हम फार्मूला का इस्तेमाल हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सुन लें। बोर्ड में जो न्यूमेरिकल होगा मैं उसको यूनिटरी मेथड से हम लोग करेंगे, तो इसलिए मैं शुरू का 2-3 क्वेश्चन हम यूनिटरी मेथड से करेंगे, बाकी तमाम क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से ही करेंगे। स्कूल के एग्जाम में ये शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर स्कूल के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दे दे तो आप तो कर लेना है, तो ऑब्जेक्टिव में टिक मारना होता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको जो न्यूमेरिकल दिया हुआ फ्राइडे लॉ पर वो आपको यूनिटरी मेथड से करना है। तो चलिए मैं कहाँ से लिखना शुरू करूँ? ये तो लिख चुके थे, ये लिख चुके थे, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ये भी लिख चुके थे। चलिए यहाँ से देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्राइडे, याद रखिए। तो ये फर्स्ट लॉ हुआ, ये फर्स्ट लॉ हुआ। लिख लिया? जल्दी बताइए। लिख लिया? बोलिए हेलो एवरीवन। लिख लिया सर। अब आइए सेकंड लॉ। सेकंड लॉ समझिए, आप पढ़ चुके हैं। सेकंड लॉ मेरे साथ साथ लिखिए। व्हेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, लिखिए। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पासिंग, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इस पास, मेरे साथ साथ लिखिए, पासिंग थ्रू, और फिर इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ भी करेंगे, पासिंग थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, then mass deposited liberated, जानते क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। सेम चार्ज पास करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। अब इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, समझिए कि आप पढ़ चुके हैं। सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज इज पासिंग थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, द मास डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। कैसे ये फॉर्मूला आया? सबसे तो लॉ का स्टेटमेंट तो याद होना चाहिए। पहले था कि भाई जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज जितना पास करेंगे मास डिपॉजिट होगा, पहला लॉ हो गया। सेकंड लॉ हो गया, उससे आपको फार्मूला आ गया m इज इक्वल टू आपको EIT बाई 9 से दूसरे को तोड़ के मैंने प्रूव कर दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्राइडे। सेकंड लॉ ये कि जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करेंगे तो जो मास डिपॉजिट लिबरेटेड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे बोलिए। लिख लिया। अब सुनिए अच्छे से, देखिए पहला लॉ क्या था, सुनिए अच्छे से। पहला लॉ था M1 Z1 Q, हम Q1 नहीं लिखेंगे, सेम चार्ज देखेंगे, देखते रहना। तो M2 Z2 Q, तो बताओ M1 बाई M2 इज इक्वल टू Z1 बाई Z2 लिख सकते हैं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा, अब तुम आओ पिछले स्लाइड पर। Z की वैल्यू तुम प्रूफ किए हो, कहाँ देखो, E बाई 96500, देख लो
देख लो। तो देखो m1 बाई m2 इज इक्वल टू 96500 कैंसिल हो जाएगा, E1 बाई E2 हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो Yes, एवरीवन। sir. और ये वही लॉ हो गया 11th का, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था 11th में। और ऑब्जेक्टिव के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने बताया था। कोई भी जितना कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन ए प्लस बी रिएक्शन करके सी प्लस डी हुआ तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन। और फैराडेज लॉ में भी अगर एनोड की इंफॉर्मेशन दे दे और कैथोड की निकालने को कहे तो बस यही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड। कैथोड की इंफॉर्मेशन दे, एनोड का निकालने को कहे, आप यही इस्तेमाल करेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं केमिस्ट्री में। तो देखो फैराडेज लॉ में भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आ गया कि एनोड का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो कैथोड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। कोई बोल ही नहीं रहे हैं, बोलिए ना। m1 by e1 नंबर, हाँ यस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया। तो देखिए व्हेन सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज इज पासिंग थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन मास डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। तो m by e का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट m1 by e1 इज इक्वल टू m2 by 2, जिससे इसका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। एक का भी ग्राम इक्विवेलेंट निकला हुआ तो दूसरे का। ये कहां पर इस्तेमाल होगा न्यूमेरिकल में, एनोड की इंफॉर्मेशन दी हुई है और कहेगा एनोड पर इतना मास डिपॉजिट हुआ तो कैथोड पर कितना हुआ, आप फर्स्ट लॉ से नहीं निकाल सकते, आपको यही निकालना पड़ेगा। m1 by e1 is equal to m2 by 2, या लैंग्वेज में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ये आपके पास याद रखना है। लिख लिया। अब हम न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। चलिए लिखिए। ये दो लॉ का स्टेटमेंट सबको समझ में आया, और थोड़ा बहुत डाउट होगा तो न्यूमेरिकल से भी क्लियर होगा आपका। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया, बोलिए। Yes, sir. अब देखिए मैं आपको इस पर बेसिक से क्वेश्चंस कराऊंगा। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस काफी होगी। समझिए ये सेकंड पार्ट आपका खत्म हो गया, थ्योरी पूरा खत्म, न्यूमेरिकल बाकी है। थर्ड पार्ट में तो पीछे का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बस कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी यही सब हो, समझ रहे ना। तो लेकिन इस पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होगी बहुत, हद से ज्यादा जिसको कहते हैं। यहाँ देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये है, मेरे साथ साथ लिखिए। कैलकुलेट द चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे। अब आपको सारा रिवीजन हो जाएगा, घबराइए नहीं, थोड़ा बहुत डाउट है तो पर इन टर्म्स ऑफ फैराडे इन द फॉलोइंग। मेरे साथ साथ बस लिखिए पहले आप। पहला 1 मोल ऑफ Cu प्लस 2 Cu, कोई आंसर नहीं देगा, पहले सारे क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। 1 मोल ऑफ Al प्लस 3 2Al, C 1 मोल, सॉरी 54 ग्राम ऑफ Al
from AL to O3. D part 20 gram of calcium from CaCO2. E part 1 mole of MnO4 minus 2 Mn plus 2. F part 1 mole of Cr2O7 2 minus 2 Cr plus 3. G part for the reduction of 100 ml of 0.1 m KMnO4 in acidic medium. क्या आपने ये स्लाइड लिख लिया? तो गवाही ने लिख लिया तो बताएं। हेलो एवरीवन, लिख लिया आपने ये स्लाइड? सर आपने लास्ट पार्ट में क्या लिखा है? इन हाँ, एसिडिक मीडियम से पहले। हाँ मैं फिर से बोल देता हूँ। फॉर द रिडक्शन ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 m KMnO4, 100 ml of 0.1 m KMnO4 in acidic, 100 ml of 0.1 m KMnO4। लिख लिया सारे लोगों ने? समझ में आ गया स्वास्थ्य? यस सर। आप देखिए एच पार्ट पूरा क्वेश्चन लिख ले। ये मैंने कहा ये मैं 2 क्वेश्चन नहीं कराता हूँ क्लास के अंदर। इतना है कि कोई भी स्टूडेंट पढ़ने वाला होगा क्लास के अंदर आएगा, अब वो घर पर नहीं पढ़ेगा तो 1 mole of H2O2 PhD करेंगे, यू नो HGHI, 1 mole of FeO2 PhD हो रही है, जानते हैं। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर, यू नो PhD। बस हो गया, लास्ट है, हिम्मत मत हारिए, सब कितना दे रहे हैं ये आधा। इसके बाद भी किसी को डाउट होगा तो आप क्या कीजिएगा जानते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स लिख लिया तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। हर्षित साहब लिख रहे हैं, मानस भी निशान लिख रहे हैं। मानस भी हमेशा भाग जाता है यार। सर हाँ लिख लिया सर, वो लास्ट में 36 ग्राम होगा या? हाँ 36 ग्राम। चलिए अब मैं आपको करके समझाता हूँ, गौर से सुनिए। मैं एकदम बेसिक से दिया है, एकदम देखिए सीक्वेंस में, एकदम सीक्वेंस वाला न्यूमेरिकल दिया कि कोई बच्चे को टफ ना लगे। बेसिक से आगे बढ़ें, जल्दी बढ़े सारे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है 1 मोल ऑफ Cu प्लस 2Cu, कोई बात नहीं है। आप क्या करें, एक पहला काम इक्वेशन लिखिए, इसमें n फैक्टर आना चाहिए। n फैक्टर का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हुआ, बस। तो कितना मोल गेन कर रहा है? 2 मोल, तो 2F। दिस इज द आंसर। बोलो, अभी बताया था ना 1 मोल पर चार्ज 1F होता है, तो 2 मोल पे 2F होगा कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। बेसिक से एकदम, देखिए बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है कि कोई आपको टफ ना लगे। 1 मोल ऑफ Al प्लस 3 to Al, आसान है, बस तुम्हें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन लिख लो, जिसको n फैक्टर कहते हैं। 3 तो 1 मोल है, तो Q is equal to 3 है। सच सच बताओ, आया कि नहीं समझ में? बोलो। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन मैं खुद करता हूँ, चौथा तुम करना। तुम्हारे पास तीसरा शायद है 54 ग्राम ऑफ Al फ्रॉम Al to O3, यही है? हाँ या ना बताओ। यस सर। तो तुम क्या करो, मोल्स निकाल लो, गिवन मास है मोलर मास, ठीक है। अब तुम जनरल इक्वेशन लिखो, जब तुम करंट पास करोगे तो Al पर +3 है, Al में कन्वर्ट होगा। तो 1 मोल के लिए 3 है, तो 2 मोल के लिए बताओ 2 × 3 है। अरे है, बोलो ना यार, कुछ तो बोल दो। बोलो एवरीवन, कोई सर। बोल ही नहीं रहे यार। अरे स्वस्ति, आसिया, हर्षित, खसफिल सर। कहाँ है? समझ में नहीं आ रहा है? 1 मोल के लिए 3F है, तो 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा? अरे यार, कोई बोल ही नहीं रहे हो यार।
और यूनिटरी मेथड से करोगे तो 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम रिक्वायर्ड 3F, 1 ग्राम रिक्वायर्ड 3F by 27, 54 ग्राम रिक्वायर्ड 3F by 27, 54 दीजिए, बोथ आंसर आर करेक्ट। चलिए 1 मिनट, तो पहला चलिए लिखिए सारे लोग, ये 1 2 3 आपको समझ में आया होगा सबको। 1 Yes, मोल sir. पर चार्ज 1 मोल ऑफ F होता है तो 2 मोल पे 2F होगा, ये आपको याद रखना है कंसेप्ट। ये सारे लोग आए हैं ना, बताइए सारे लोग। Yes, sir. डन सर। चलिए अब चौथा आप करके तो दिखा दीजिए, ई पार्ट आप करके दिखाइए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखिए खसपेल का आंसर आ गया, माशाल्लाह। सब लोग अपना आंसर करते रहें, डी का आंसर सब लोग करके दिखाएं। यस स्वस्ति, यस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम गिवन मास बाई मोलर मास है, हाफ मोलर है। और Ca का चार्ज निकाल लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन। सर कैसे पता चला Ca+2 है? भाई CaCl2 में देख लो 2 चार्ज है, तो 1 मोल के लिए 2F, तो टोटल चार्ज क्या होगा? 2 मोल के लिए हाफ मोल के लिए क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2F 1F होगा। बताइए सबको समझ में आया कि सबका आंसर मिल गया होगा? बताइए। हेलो एवरीवन। चलिए ई पार्ट कौन करके दिखा रहा है? बताओ ई पार्ट 1 मोल ऑफ MnO4 - 2 Mn+2। जल्दी 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 देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, जल्दी करें। जिसको ना समझ में आ रहा हो इनफैक्ट, अरे खसपाल साहब तो बहुत अच्छे आदमी है भाई। भाई मैंने क्या ट्रिक्स दे दिया है? MnO4 7+2 इलेक्ट्रॉन का चेंज निकाल लो, x - 8 - 2 7 7 से 2 5 इलेक्ट्रॉन गेन 1 मोल 2 सेकंड टू 5। बताओ हर्षित, मानस, जोशी, यशवर्धन, स्वस्ति, आसिया, सबको समझ में आया? Yes, sir. बस तो देखो क्वेश्चन का के जड़ में जाइए आप, जड़ में के क्वेश्चन करने का तरीका क्या? चार्ज इन टर्म्स ऑफ राय, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन। इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन निकालने का तरीका है एन फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरह हम निकाल लेंगे।
चलिए एफ का आंसर दीजिए। तो एफ का तो बता ही सकते हैं, ये तो लिख लिया सब लोगों ने। एफ का सारे लोग बताइए। एफ का यशवर्धन, मानस जोशी, सब लोग का आंसर, एक भी आंसर नहीं आया अब तक। एफ का आंसर दें। ये एफ का स्वस्ति, खसपेल का आ चुका है, खसपेल का आ चुका है भाई, खसपेल का आ चुका है। हर्षित का नहीं आया है, स्वस्ति का नहीं आया है, आसिया, यशवर्धन, मानस जोशी, यशवर्धन का भी आ गया। वेरी गुड यशवर्धन, बहुत अच्छे चल रहे हो तुम, माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए हर्षित साहब, मानस जोशी, स्वस्ति, आसिया, सब लोग आंसर करें। सर एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देंगे। तुम क्वेश्चन हमेशा यही बोलते हो, तुम क्वेश्चन दिखा देंगे, तुम क्वेश्चन क्यों नहीं लिखते हो? क्वेश्चन कैंसिल हो गया। जवाब दो। पूरा क्वेश्चन मैं लिख रहा था, तुम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन खत्म। सर डिस्कनेक्ट हो। अरे भाई कोई आदमी फोटो खींच के हर्षित को भेज दो यार। यशवर्धन तुम्हारे पास नंबर है हर्षित का? Yes, sir. भेज दो बेचारे को। मानस चला गया क्या? मानस, अरे मानस आपका आंसर नहीं आया मानस जी। सर मेरा आंसर मिल गया। हाँ हाँ, सबका आंसर गलत है। मुझे अफसोस है कि ये आईटी का बैच है। हमने सीखा CR2O729 में CR+3। आपको मैंने कहा 2x - 14 - 2 x = 6। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कितना इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो? तो एन फैक्टर निकालें। 6 से 3 3, नंबर ऑफ एटम 1 मोल में 2 क्रोमियम है यहाँ 6, दिस इज द 6 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ CF2 Q is equal to 6F। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसी की याददाश्त, सबकी याददाश्त कमजोर है, कंसेप्ट ही नहीं मिल पा रहा है। एन फैक्टर चेंज इन, अब यहाँ गलती हो गई, सबको लग रहा था एमएन एक है, चलो जो आया वही लिख दिया। ओ माय गॉड, जब टीचर पढ़ा रहा है कि इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन निकालना है, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन का तरीका मैं कितनी दफा याद करो, कितनी दफा बता चुका हूँ। एन फैक्टर निकालो, याद है एक दफा इसी चैप्टर में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया था, I3 - से I- था, वहां भी एन फैक्टर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं निकाला था हम लोगों ने। अरे बोलो एक न्यूमेरिकल में देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल में होगा। यस सर। अरे सबको आया रे यशवर्धन, बोलो यार, तुम बोल, स्पेल समझ में आया? Yes, sir. एन फैक्टर, एन फैक्टर इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कभी भी निकालो मेरे भाई लोग, तो एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। यहाँ 1 मोल में 1 क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, आपने जो निकाला x = 6 6 से 3, ये 1 क्रोमियम की बात हो रही है, और जबकि 1 मोल में 2 क्रोमियम है 6 6। क्या इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कभी भी निकालना हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। चलिए अब सुनिए, एफ हो गया। जी वाला क्वेश्चन ई पर डिपेंड करेगा। देखो KMnO4 का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन यही होता है, ये याद रखना पड़ेगा। और ऐसे याद का रखना, आपको डी ब्लॉक में पढ़ना भी है। जब भी KMnO4 का या MnO4- लिखो या KMnO4 लिखो, एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होगा, ये जुबानी याद कर लो। और डी ब्लॉक में पढ़ना भी है KMnO4 के बारे में। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ? 5। तो हम KMnO4 का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। यहाँ नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास से नहीं निकलेगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से निकलेगा। 100 ml है ना, 100 ml है ना।
अरे बोलो ना 100 ml ऑफ 0.1 m Yes, है ना। yes, sir. हाँ, तो लीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10 to the power -2 हो गया, तो 1 मोल के लिए 5, तो इतने मोल के लिए क्या हो जाएगा, 0.1 into 5f 0.05f। तो मोल निकालने के तरीके से गिवन मास, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा। अगर अच्छा क्वेश्चन बनाया तो एक क्वेश्चन था आसान, 1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn+3, डायरेक्ट एनसीईआरटी का था। 1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn+2, डायरेक्ट एनसीईआरटी का था। अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन बना देगा फॉर द रिडक्शन ऑफ 100 ml of 0.1 mol 0.1 m MnO4 इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि MnO4 एसिडिक मीडियम Mn+2 में कन्वर्ट होता है। ये आपको मालूम भी होना चाहिए, टाइट्रेशन भी आपने लैब में किया होगा। MnO4 का जब भी टाइट्रेशन होता है तो Mn+2 भी एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है। और आपके 12th के चैप्टर में भी बी ब्लॉक में पूरा MnO4 के बारे में पढ़ना भी है। चलिए बताइए सब लोग गवाही दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर, आ गया। लिख लिया आपने, बस इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन आना चाहिए। तो जी तक हो गया। अब एच क्या है भाई, एच में क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन। हाँ, तो बस आपके पास देखिए H2O से O2, H2O से O2 मैंने नहीं सिखाया, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन मालूम है कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो 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 बोलो। यस सर। यस सर। Q सेकंड टू क्या लिखोगे, जल्दी बताओ कितना लिखोगे Q सेकंड टू, 2 है। 2 मोल, बहुत सारे स्टूडेंट 4 लिख देंगे, 2 मोल के लिए 4 है, हमें 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 2 है। Did you understand? Did you understand? हाँ या ना जल्दी बोल दो, Did you understand? Yes, sir. Yes, 2 मोल के लिए 4f, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बस होता है चार्ज। देख लीजिए आई क्या है लिखा हुआ, आई 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3 है ना, यस Yes, सर। sir. Fe2O3, बस यहाँ चार्ज निकाल लो, +2 यहाँ +3 है, बस 2 से 3 1 1 आंसर। हाँ, अगर उल्टा पूछ देता Fe2 से Fe+2, यहाँ पर फिर 2f होगा, क्यों, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, नंबर ऑफ एटम 2। बोलो हाँ है ना, सही कह रहा हूँ ना, हेलो हेलो यस हेलो, सर। या हाँ, लेकिन यहाँ पर Fe होती है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम एक ही है, तो हमें 1 से मतलब आया। अरे आसिया को समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। जल्दी लिखिए, हर्षित आ रहा, हर्षित क्वेश्चन मिला तुम्हें? यस सर। इसलिए सारे लोग, चलिए आगे बढ़े। सबको पहले बताओ क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट, ये पहले बताइए क्लियर हो रहा है ना। हाँ, अब आपको कुछ भी दे Yes, दे, क्या sir. हमने एक क्वेश्चन नहीं कराया, दे दे कुछ भी दे दिया आपको, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन निकालिए, जब भी चार्ज पूछा जाए। उसके बाद शायद है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर, हाँ या ना। यस सर। गिवन मास बाय मोलर मास से आप मोल्स निकालें। आप H2O के ऑक्सीडेशन की इक्वेशन आपको आनी चाहिए, जिसको नहीं आएगा तो देख लो। अब देखो तुम 10 दफा पढ़ चुके हो क्वालिटेटिव में, व्हाट इज द प्रोडक्ट स्पर्मेटोजोन, ये तो याद हो ही जानी चाहिए। तो देखो 2 मोल के लिए 2f, देखो 2 मोल के लिए 2f F4f, तो 1 मोल के लिए 2f, तो 5 मोल के लिए 10f। तो कुछ तो बोल दो, हेलो एवरीवन, बोलो ना यस बोलो सर। ना। Yes, sir. यस, दिस इज आसान। मेन रिएक्शन लिखिए, उसके बाद कर दीजिए, दिस इज आसान। आगे बढ़ें स्टूडेंट लोग, बताइए। यस सर। आपके पास जो है क्या कहते हैं, रिडक्शन है, H2O का रिडक्शन जब होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो H2 + 2H- होता है।
उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए, इवेन मास बाय मोलर मास। डायरेक्ट कहीं क्यूज कंट्रोल करो, 2 मोल के लिए दिया ही हुआ है 2F, बोलो हाँ या ना। है अब जिसको ना आ रहा बच्चे की तरह समझना है तो मैं बता देता हूँ। ऐसे तुम 2 मोल के लिए 2F हो रहा है ना भाई, 2 मोल के लिए 2F, जल्दी बोलो, ये है ना 2 मोल के लिए 2F। यस सर। अगर 3 मोल यहाँ पर होता तो 2 मोल के लिए 2F, तो 1 मोल के लिए 2/1F, 3 मोल के लिए 3F हो जाता। लेकिन यहाँ जब 2 मोल के लिए ही डायरेक्ट है तो 2 मोल के लिए 2F। समझ बात आ रही है हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे न्यूमेरिकल करेंगे, इतना पढ़ के रखें। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.